कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, तुम्हारे पैरों को जमीन कभी टच नहीं कर पाएगा, तुम्हें तो मैं धूप नहीं लगने दूंगा। महिला को फंसाने वाली भी एक महिला है। अगर एक लड़की टारगेट होगी तो अपने पीछे 4 लड़कियों को लेके जाती है। क्यों? नेक्सस काम करता है स्लीपर सेल का। ये स्लीपर सेल आपके करीबी रिश्तेदार हैं, आपकी मौसी है, आपकी चाची है, आपकी नानी है, आपकी दादी, अब इतने करीबी होते हैं। पार हो तो आप समझ जाइए कि इसको खरीद के लाया है। उसको बेटा अगर हुआ तो बेटा रख के उसको भगा देते हैं। और वहाँ पे उनकी एक और बीवी होती है जो हाँ, पहले से बीवी होती है। उनको पता होता है कि कहाँ कौन आदमी काम कर रहे हैं जो लड़कियां ला के देगा, चाहे वो बिहार से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी हो। लाइक होम डिलीवरी है, होम डिलीवरी है। ये सबको ट्रैप करके ले गए थे वहां पे, इन सबको कश्मीर लेके गए। क्या कराने? यही चीज। अंजना राय वो इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड ट्रैफिकर, उसने खुद एक्सेप्ट किया कि उसने अपनी बेटी को भी बेचा। आप अगर लेकिन विवाह के नाम पे जो जा रहे हैं वो सोशली एक्सेप्टेड क्राइम है। अररिया के एक गांव में शादी का ढोल बज रहा था और एक 14 साल की लड़की दुल्हन बनाकर बेची जा रही थी। शादी सिर्फ एक बहाना थी। बारात में आधे लोग किराए के थे। सिंदूर असली था लेकिन पति फर्जी। 2 दिन बाद वो लड़की पटना से बस में थी। हाथ में मेहंदी थी, आंखों में डर। मंजिल पानीपत का एक कमरा। उसे एक दिन में 3 लोगों ने खरीदा और बेचा। हर साल बिहार के अररिया, सीतामढ़ी, कटिहार जैसी इलाकों में हजारों बच्चियां गायब हो जाती हैं। ना एफआईआर होती है और ना ही अखबार में तस्वीरें छपती हैं। बस एक शादी होती है जिसमें ना दूल्हा असली होता है और ना ही उनकी किस्मत। बिहार में कुछ गांवों में लड़कियों की कीमत उनके रंग पे तय होती है। जैसे गोरी लड़की की कीमत 10,000, सांवली लड़की की कीमत 7,000, अपंग अपाहिज लड़की की कीमत 5,000, और अगर कोई ज्यादा ही अपंग और जो बिल्कुल ही रिटार्डेड है उसकी कीमत 2,000, और अगर कोई उससे भी गई गुजरी है जिसको हालातों ने खत्म कर दिया है उसकी कीमत 500 से 600 रुपए। इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे मूवमेंट में एक महिला सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं उस हर लड़की के लिए लड़ूंगी जो इस पूरे नेक्सस का हिस्सा है, और इन लड़कियों की अमूमन उम्र 10 से 17 होती है। बिहार में एक और बहुत कॉमन फिनोमेना है कि जब वहाँ बाढ़ आती है तो लड़कियां गायब हो जाती हैं। इस पूरी सच्चाई पे आज हम बात करेंगे शिल्पी मैम के साथ। हेलो, वेलकम। हेलो जी, नमस्कार। वर वी एक्यूरेट? हम सही बोल रहे थे? हमने कुछ सही बोला? ये सब आर्टिकल्स में था, न्यूज़ आर्टिकल्स में मैं कि समझ रही हूँ लड़कियां कि ऐसे मुझे बेची रिकॉल कर जाती रहे हैं, थे। है ना? और मैं ये चाहूंगा कि अगर मैंने जो 10,000 वाली बात बोली है वहीं से शुरू करते हैं तो ठीक है। ज़्यादा सही रहेगा। नहीं मानते लोग, जैसा आपने ही बोला, राइट, कि नहीं मानते लोग कि ऐसा भी हो रहा है कहीं पे। नहीं मानते। प्लीज मुझे आप बताइए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इन सब जगहों पे। जो सीमावर्ती इलाका है, जैसे कटिहार है, अररिया है, किशनगंज है, ये इंडो नेपाल और इंडो बांग्लादेश से सटे हुए कुछ इलाके हैं, ज़िले हैं, जिसमें हर साल बाढ़ आता है, वाटर लॉगिंग की समस्या होती है, और अपने हर साल जो त्रासदी है, जो पानी है, न जाने कितने परिवार है उसकी उम्मीदों को बहा ले जाता है, उसकी पूंजी बहा ले जाता है। ये ऐसे परिवार है जो मजदूर परिवार के लोग हैं, और कहीं न कहीं वो जितने पुरुष हैं, बाहर आने के पहले उनको तो पता होता है, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं, दूसरे शहरों में चले जाते हैं रोजी रोटी के लिए, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है। 10 से 6 का जो आपको पता होगा कि महीने में उनको सैलरी मिलेगी। वो वैसे परिवार है जिनको हर दिन पैसे चाहिए ताकि उसके घर में जो चूल्हे हैं वो जल सके। तो जो पेट की अग्नि है उसको शांत करने के लिए वो बाहर चले जाते हैं। उसमें से कई पुरुष होते हैं जो वापस लौटते हैं, कई पुरुष ऐसे भी होते हैं जो वापस नहीं लौटते, दूसरे शहरों में शादी करके बस जाते हैं। तो अपने पीछे छोड़ जाते हैं अपने घर की महिलाओं को, बच्चों को, कम उम्र की बेटियों को। वहाँ के जो ट्रैफिकर्स हैं, जिनको हम स्लीपर सेल बोलते हैं, ये ऐसे ही परिवारों की तलाश में होते हैं जो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से थोड़े कम साक्षर हैं, और उन परिवारों को वो बहुत सारे लुभावने ऑफ़र देने लगते हैं कि कम उम्र की लड़कियाँ हैं तो उसको कहते हैं कि मैं बाहर ले जाके तुम्हें पढ़ाऊँगा, तुम्हारी परवरिश करूँगा। ये सारे जो होते हैं, ये ऐसे दलाल होते हैं, इनका नेक्सस इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उनके जो डायलॉग्स होते हैं ना, आपके फ़िल्मी डायलॉग फ़ेल है। जैसे
कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा, तुम्हारे पैरों को ज़मीन कभी टच नहीं कर पाएगा, तुम्हें तो मैं धूप नहीं लगने दूँगा। तो मैंने किताब बनाई है जिसमें इस तरह के डायलॉग्स को रखा है कि वो फ़िल्मी डायलॉग्स भी उसके सामने फ़ेल है और वैसे गरीब परिवार के ये बच्चे होते हैं। अच्छा, मज़ेदार बात तो ये है कि एक महिला को फँसाने वाली भी एक महिला है। महिला दलाल के रूप में कार्य करना बहुत आसान है क्योंकि ये सभी बर्तुहारिन होती है। बर्तुहारिन का मतलब है ये शब्दों से वाकिफ़ नहीं होंगे, हमारे बिहार, यूपी में विवाह का जो रिश्ता लेके आता है, उसको बर्तुहार बोलते हैं। तो जो महिला आती है उसको बर्तुहारिन बोलते हैं। तो ये महिला बर्तुहारिन दलाल किस तरीके से कम उम्र की लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, कोई पुरुष आपके दरवाजे पे आएगा, तो हो सकता है आप उसको अंदर ना आने दें। कोई महिला आएगी तो आप कह सकते हैं कि 1 कप चाय होगा क्या? राइट। ज़्यादा उम्र की महिला है, दादी-नानी के, तो आप चूल्हे के पास ले जाएँगे कि चाय पी लीजिए। ये जो चाय पे चर्चा है बड़ा खतरनाक है क्योंकि इसी दौरान वो ऑफ़र देते हैं। अच्छा, इसमें जो एग्ज़ाम्पल्स होता है ना, वो रोल मॉडल्स होती हैं। रोल मॉडल का मतलब पहले से जो ट्रैप की हुई लड़कियाँ हैं, वो आती हैं पूरे ज्वेलरीज़, पूरे अच्छे बाल, पूरे मेकअप करके और उनका एग्ज़िबिशन लगता है कि उनकी लाइफ़ तो हमने इतनी बदल दी। अगर एक लड़की टारगेट होगी तो अपने पीछे 4 लड़कियों को लेके जाती है, क्यों? क्योंकि सब पे कमीशंस फिक्स होता है कि अगर तुम एक लड़की लेके आओगी तो तुमको इतने कमीशंस मिलेंगे। तो जो गरीब परिवार की महिलाएँ हैं, चूँकि उनके घर में पुरुष तो है नहीं डिसीज़न लेने वाले और वैसे ही जानबूझ के वैसे घरों को टारगेट किया जाता है जिसके 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 घर के जो पुरुष हैं वो पलायन करके दूसरे शहर में चले गए, तो वो फँस जाती है क्योंकि परिवार में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो खेतीहर मज़दूर के रूप में काम कर रही है। एक महिला अगर खेतीहर मज़दूर के रूप में काम कर रही है तो उसको जो मिनिमम वेजेस मिलता है वो इतना कम मिलता है, पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम मिलता है। तो उसको जो घर चलाने के लिए जो पैसे चाहिए वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो अंत में एक ही समस्या का समाधान निकलता है, वो है कि अपनी बेटियों को जो ऑफ़र मिल रहा है आप उनको दे दो। और वो जो भी दाम मिलता है आप दे अब यकीन नहीं मानेंगे कि ये जो ट्रैफ़िकर्स हैं, जैसे आपने कहा कि उनकी आइडेंटिटी झूठी होती है, उनका पहचान, उनके साथ उनके रिश्तेदार झूठे होते हैं और पूरा साजो-बाज के साथ आते हैं। झूठे गहने, कपड़े और अब ऐसा परिवार जिसको कि वो डेली प्रतिदिन सोच रहा है कि आज चूल्हा कैसे जलाएँ, उसको अचानक 10,000 रुपया दे दिया, 20,000 रुपए दे दिए और कहा कि मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, हम तो अच्छे दामाद बन के रहेंगे। हर महीने आपको पैसे भेजेंगे। तो महिला को लगता है चलो कोई तो है, तारनहार मैं बोलूँगी। ये जो तारनहार हैं, जो परिवारों को तारने के लिए आते हैं, वो इतने शब्दों का जाल इतना इतना खूबसूरती से उनको फँसाते हैं और ये शादियाँ बहुत बैंड बाजा से नहीं होता है, वो अचानक से गुपचुप तरीके से होता है। उसमें भी वो कन्विंस करते हैं कि अगर आप पड़ोसी को बताएँगे, तो लोग जलते हैं आपसे, आपकी बेटी बला की खूबसूरत है, आपका रिश्ता कट जाएगा। मतलब हर तरीके से उसको कन्विंस करना ताकि वो जो बेचारी माँ है उसको हैंडओवर कर दे एक अननोन फैमिली, एक अनजान तारनहार के हाथों में कि मेरी बेटी का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। और इस तरीके से लड़कियां जब चली जाती हैं तो वो कहाँ जाती हैं वो किसी को पता नहीं होता। तो कंप्लीटली ये एक नेक्सस काम करता है स्लीपर सेल का। ये स्लीपर सेल आपके करीबी रिश्तेदार हैं, आपकी मौसी है, आपकी चाची है, आपकी नानी है, आपकी दादी, अब इतने करीबी होते हैं जिसके बातों पे आप आसानी से कन्विंस हो जाते हैं। जैसे मैं एक इंसिडेंट बताऊँगी, मैं बच्ची का नाम नहीं लूँगी। हुँ। अ उसकी अपनी मौसी उसको चॉकलेट के बहाने से शाम होते ही दोनों उसके खेतीहर मज़दूर थे, तो वो दोनों मज़दूरी करने चले जाते थे। तो शाम में जैसे मौसी ही घर आती है तो बच्चों को लगता है कि मेरी मौसी आई है तो हम उसके साथ जा सकते हैं। तो वो उसके साथ जाती है। बाहर जाने के बाद उसको एक जीप में बोरे में लाद के बंद कर दिया जाता है और उसके कटिहार के पड़ोसी ज़िला है नौगछिया। नौगछिया से उसको ट्रेन में डाला जाता है। आपको सहारनपुर वो ट्रेन जाती है महानंदा एक्सप्रेस करके है, उस ट्रेन में उसको बाकायदा बंद करके रखते हैं और फिर वो मौसी का काम था सिर्फ दूसरे ज़िले में हैंडओवर करना, फिर मौसी आ गई। अब आके वो भी रो धो रही है, कहाँ बेटी चली गई, कहाँ बेटी चली गई, मतलब फैमिली का पार्ट बन गई रोने-धोने का। आप देखिए कि वो जो स्लीपर सेल है उतने तक ही एक्टिव हुई
स्लीपर सेल उतने ही तक एक्टिव हुई जब तक लड़की को उसने किडनैप नहीं किया। किडनैपिंग खत्म, अब फिर से वो दूसरे रोल में है, मौसी बन गई। मौसी के साथ रो रही है, अब परिवार के साथ गाँव में रोना पीटना सब हो रहा है, वो भी कह रही है कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। दूसरे सीन में ये बच्ची सहारनपुर पहुँचती है। वो जब वापस आती है तब उसके बयान के आधार पे मैं बताती हूँ कि उसने ये दिया कि दीदी, रंग के आधार पर वहाँ पर सौदा किया जाता था और उम्र के आधार पर। अगर मेरा उम्र कम है, जितना उम्र कम, उसने कहा कि एक रूम में हम जैसी कम उम्र की बहुत सारी लड़कियाँ थी और लड़के आते थे और चूज़ करते थे, इसका उम्र कितना है, 12 साल, हाँ, ये चाहिए, इसमें ज़्यादा बोल, और फिर हम लोग को लड़का लेके जाता था और जो उसको सेक्सुअली अब्यूज़ करना है तो अब्यूज़ करता था। एक साथ 1 लड़के, 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, इस तरीके से, इस तरह के रिलेशनशिप में उसको रखते थे। हमने उस समय फिर इधर की मैं सीन बता रही हूँ कि ये मामला हमारे तक आया, फिर हम थाने गए, थाना में हम लोगों ने केस किया। फिर हमने स्टेट में जो आईजी-सीआईडी डिपार्टमेंट है, उसको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो पुलिस उस समय में, चूँकि हम पुलिस के साथ हमारा बहुत काम रहता है, तो जो वहाँ आईजी-सीआईडी डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने एक्शन तो लिया, तुरंत कमेटी बनाई गई और वो लड़की 7 दिन में सहारनपुर से रेस्क्यू की गई। रिकॉर्डेड केस है, बाकायदा केस नंबर है। तो वो मुक्ति वर्ष था सीआईडी डिपार्टमेंट का, तो पहला मुक्ति वर्ष का पहला केस भूमिका विहार ने दिया सीआईडी डिपार्टमेंट को, क्योंकि इंटर स्टेट रेस्क्यू हो रहा था। जब वो लड़की वापस आई तो ये सारे स्टेटमेंट दिया गया। अच्छा, सीजीएम कोर्ट में जो 164 में उसके बयान होते हैं, उसके पूरे परिवार को धमकाया गया कि आप 164 के बयान में वो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं जा पाए। हम लोगों ने भी काउंसलिंग की, पर उसने बहुत हिम्मत दिखाया और मजिस्ट्रेट के सामने सारी बातें बयान की। आप बिलीव नहीं करेंगे जो मैं बोलने वाली हूँ। केस तो वो लड़ रही थी, लेकिन समाज में जो दलाल है ना, वो एक दिन घर से उसने तय किया कि हम शेल्टर होम में हम नहीं रहेंगे, और घास चुनने के लिए गई हुई थी, वापस आ रही थी, आज तक पता नहीं चला। कुछ लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया, उसको वहीं पे मार डाला, वो मर गई, केस खत्म। आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये जितने भी हादसे होते हैं उसमें कहा जाता है कि जो विक्टिम है उसका स्टेटमेंट मायने रखता है, पर विक्टिम को मार दो, केस क्लोज हो गया। शशिभूषण नाम, मुझे नाम लेने में कोई दो राय नहीं है, शशिभूषण नाम का बहुत बड़ा दलाल इसमें शामिल था, जो इंटर स्टेट लड़कियों की ट्रैफिकिंग करता था और उसने हजारों लड़कियों को बेचे होंगे। उसका मामला जब मैंने फाइल कराया, जब कोर्ट में ये केस गया, तो मेरे घर पे वो आदमी भेजता था धमकाने के, मार देंगे, उठा लेंगे, एसिड फेंक देंगे। ये सारे धमकी मुझे दिए गए, और हमारे टीम में एक कार्यकर्ता हैं दिनेश जी, वो काफ़ी सीनियर है, उनके दरवाजे पे रात को 1 बजे पूरा स्कॉर्पियो भर के आदमी जाता था कि अपनी मैडम को कहिए कि केस वापस कर लेंगी, मेरा कटिहार घर है, दरवाजे पे लोग जाते थे। पर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। मैंने कहा कि मार देगा मार दो, लेकिन इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन देखिए कि क्या फ़ायदा, उस लड़की को मार दिया गया। ऑन रिकॉर्डेड है, आप उस मामले की जाँच कराइए, उस लड़की को मार दिया गया। वो दलाल छूट गया, बाहर है, कहीं होगा, किसी फिर से दूसरी लड़की को ट्रैप कर रहा होगा। लेकिन कहावत वही है कि जो विक्टिम थी वो मर गई और कल्प्रिट सरेआम घूम रहे। मेरी लड़ाई निहत्थे क्रिमिनल्स के साथ है। आप लड़ते उनके पास, जिनके पास AK-47 है, आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्रिमिनल्स हैं, पर इनको क्या आप आइडेंटिफाई करते हैं जो बिना किसी वेपन के लड़ रहे हैं? ये निहत्थे दलाल हैं जिनको ना कोई सीमा रोक सकता है, उन पे कुछ लागू नहीं होता है, उनके ना राज्य का नियम लागू होता है, ना देश का नियम लागू होता है। वो एक जगह से बैठ के दूसरी जगह से लड़कियों को ट्रैप करते हैं। हमारे और आपके बीच में ज्यूरिडिक्शन की लड़ाई है कि ये मेरा एरिया है, वो आपका एरिया है। दलालों का तो कोई एरिया नहीं है। वो दिल्ली में बैठ के, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठ के कटिहार और अररिया जैसे गरीब परिवार को टारगेट कर रहा है, और टारगेट भी किस नाम पे? शादी के नाम पे। साउथ एशियन जो कंट्री है उसमें शादी एक सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। हमारे यहाँ जो बेटियां जन्म लेती है तो उसके दूसरे दिन से ही हम उसकी पढ़ाई का प्लानिंग करें ना करें, उसकी दहेज का प्लानिंग भरसक करते हैं कि 1 लाख का लहंगा पहनाएंगे और 10 लाख का गहना देंगे। पढ़ाई की प्लानिंग शायद करें ना करें, करते होंगे, पर ज़्यादातर सेविंग्स विवाह के लिए होता है। एक सवाल है कि क्या किसी बेटी के किसी भी लड़की का लाइफ का जो अंतिम पड़ाव होता है, क्या सिर्फ वो विवाह का मंडप होता है, उसके बियॉन्ड उसका कोई जीवन नहीं? या उस मंडप से लड़के अगर वो निकलती है और यू टर्न लेने की कोशिश करती है, क्या समाज वो यू टर्न देने के लिए तैयार है?
जवाब है नहीं। उसका खुद का परिवार उसको प्रेशराइज करता है कि डोली, ये जो कहावत पता नहीं किसने बना दी है कि बेटी की डोली जिस घर से निकलेगी अर्थी निकलनी चाहिए, और आप जीवन भर लड़ते रहिए, आप मर के निकल आइए वो मंजूर है, पर जीवित होकर निकलना नहीं है आपको, आप लड़ नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में लड़कियां बेटियां कहाँ जाएंगी? जिस समाज ने उसको पीड़ित किया, जिस समाज ने उसको विक्टिमाइज किया, वो समाज ही उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो किसके दरवाजे पे जाएगी? तो ऐसे दलाल घूमते हैं स्लीपर सेल के रूप में, जो उसके तारनहार बनते हैं, उसके जीवन को बदलने का ऑफर देते हैं। हीरोइन बना देंगे बड़े शहर में ले जाके, और बड़े शहरों में लाके उनको कोठों पे बेचा जाता है, या फिर उनको उनको एक से शादी करके, दूसरे से शादी करके, तीसरी से शादी करके, चौथी की शादी, आपका मन भरते चला गया, आप दूसरे को हैंडओवर करते चलिए। मुझे तो लगता है कि आज के समय में जो महिलाएं हैं वो एक वस्तु हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपके जितने एड्स बन रहे हैं, आप देखिए ना, कोई एक एड बिना लड़की के संपन्न है। लड़के का शर्ट का भी अगर ऐड है तो लड़की ऐड करेगी। तो आपने उसको एक ऑब्जेक्ट बना दिया। सेलर जैसे एमआर काम करता है ना, वैसे समाज में लड़कियां एक एमआर हैं। पुरुष को इस्तेमाल करने वाला भी प्रोडक्ट लड़कियां ही बेचेंगी, और जितना बेहतर बेचेंगी आपका टीआरपी उतना अच्छा जाएगा, उतना अच्छा आप बेच पाएंगी। तो जब आपका ये जो टीवी है, या आपके जो सीरियल है, या आपका जो सराउंडिंग है, उन सबको जब महिलाओं को ऑब्जेक्ट के रूप में लेगा, तो घर के अंदर भी आप अपने लोगों के लिए एक ऑब्जेक्ट मात्र है। इससे ज़्यादा आपका जो एग्जिस्टेंस है वो ज़ीरो है, ज़ीरो। आप दूसरे रिश्ते में शामिल होके बस अपनी ज़िंदगी को आप जी रहे हैं, और जिस दिन आप जी नहीं पा रहे हैं, आप किसी लायक नहीं हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वाकिफ़ होती हूँ, और ये जितनी समस्याएं हैं उनका कहीं ना कहीं खामियाजा वो गरीब परिवार की एक छोटी बच्ची झेलती है, जिसने तो अभी 18 भी कंप्लीट नहीं किया, और उसमें न जाने कितने ही ख्वाब होंगे कि वो आगे जाके क्या करने वाली है। लेकिन ये जितने भी इस तरह के जो स्लीपर सेल्स हैं उनको भरसक टारगेट करते हैं, और कई वापस आती हैं और कई कहाँ है पता नहीं, किसी को पता नहीं। ये लापता बेटियां हैं कहाँ, किसी को पता नहीं। मुझे आप इस पूरे नेक्सस की, मतलब जो लोग नहीं जानते नेक्सस क्या है, राइट, मुझे आप पूरी नेक्सस की एक बार स्टार्टिंग से एंडिंग समझाओगे? हाउ मतलब कैसे ट्रैफिकिंग होती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी, और उसमें रिहैबिलिटेशन प्रोसेस जो है, एक बार वो भी आप मुझे समझाओगे प्लीज़? कि सपोजिटली आपने जैसे बताया एक दलाल है, स्लीपर सेल है, राइट, वो एक्टिव है। अब वो कोई रिश्तेदार हो सकता है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो एक रिश्तेदार है जो आपके घर पर आता है एक रिश्ता लेकर, तो ये रिश्ता कहाँ से आ रहा है? मैं ये इसे बता, हाँ, एक गैप है जो आपने, अच्छा, हाँ हाँ प्लीज़ बताइए। हाँ, ये हाँ, गैप है। ये जो स्लीपर सेल है ना, ये वो गांव के बाहर कभी नहीं जाता। ओके जो मेन ट्रैफिकर है ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बैठे हुए हैं, ओके ठीक है। और उसके बीच में भी एक मीडिएटर काम करता है। उसको ऑफर मिलता है कि फलाने जगह से बाढ़ आने वाला है, अभी परिवारों की स्थिति खराब होगी, क्योंकि ये भी रिसर्च करते हैं। ये ट्रैफिकिंग भी रिसर्च वर्क है, जैसे हम और आप रिसर्च वर्क करते हैं। इनके पास भी पूरा डेटा रहता है कि कहाँ से लड़कियों को ट्रैप किया जाता है। तो जो बाहर में दलाल रहते हैं वो मीडिएटर्स को बोलते हैं कि फलाना गांव से हमको 10 लड़कियां चाहिए, तुमको इतने पैसे देंगे। वो जो बड़ा ट्रैफिकर है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कोई कोठा चला रहा है या उसका काम ही है, ये सब बड़े बिग बिग नेम्स है। लाइक स्पा एंड एस्कॉर्ट सर्विसेज। हाँ, वो एक बिग नेम है, उसका नाम कभी उजागर नहीं हो पाता। वो बड़े पैसे वाले लोग हैं जिनसे आप कभी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। वो बस ऑर्डर देते हैं कि मुझे फलाना जिले से, फलाना गांव से, वो किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, कलर, कॉम्प्लेक्सन किसी की भी हो, मुझे लड़कियां चाहिए, लेकिन कम एज की लड़कियां चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि वो वर्जिन होनी चाहिए। ओके, तो वो ज़्यादा सेल कर ठीक। सकते हैं। तो लोकल जो मीडिएटर है उसको ऑफर दिया। ये मीडिएटर्स आपके स्लीपर सेल्स को फिर एक्टिव करते हाँ, हैं। एक्टिव करते हैं। वो प्रोजेक्ट देते हैं कि तेरे गांव से मुझे 5 लड़कियां चाहिए, 6 लड़कियां चाहिए। तो जो डिस्कशन होता है ना, वो मीडिएटर और स्लीपर सेल के बीच में होता है। तो स्लीपर सेल को मान लो टास्क मिल गया, उसको पता है कि महीना कौन सा होगा, शादियों के समय और बाढ़ के समय, बाढ़ आने के दौरान और बाढ़ के बाद। ये सबसे ज़्यादा आपके कुछ डेटा भी है जिसमें आप देखेंगे कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है, इसमें
जो अभी जो अचानक जो क्लाइमेट चेंजेस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि साउथ एशियन कंट्री में सबसे ज़्यादा ब्राइड्स की संख्या है। डेटा कहता है, आप देख सकते हैं। और राज्यों की बात करें तो बिहार, वेस्ट बंगाल ये सब नंबर 1 अव्वल में आता है, झारखंड भी। तो फिर वो जो स्लीपर सेल एक्टिव होता है तो फिर वो आइडेंटिफ़ाई करता है कि किसके घर में पुरुष पलायन करने के लिए जा चले गए हैं, ओह! और जिसके घर में बेटियों की संख्या 5 है, 6 है, बच्चों की संख्या 8 है और उनके पास पैसे का अभाव है। क्योंकि हम जब चर्चा करते हैं, वो जो महिलाएँ हैं, मान लीजिए कि चर्चा की कि खाने का बहुत दिक्कत हो रहा है, तो सुनने वाले को समझ में आ रहा है कि अच्छा इसके पास तो वीकनेस है, हम उसके कमी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो हर घर को नॉक नहीं करते, वो उसी घर को नॉक करते हैं जहाँ पता रहता है कि अभाव है। उनको उनके घर में कुछ अभाव चल रहा है और वो खोज नहीं है कि कहाँ से उनको ये ऑप्शंस मिले, तो उनके घरों में जाते हैं। और जिनके घर की बेटियों की उम्र 11, 12, 13, 14, 15 साल, वो लड़कों को ऑफ़र लेके नहीं आते। आपके घर के बेटों के लिए कोई ऑफ़र लेके नहीं आएँगे हुँ। कि आपके बेटे को हम बाहर ले जाके आईएएस और आईपीएस बना देंगे। उनका ऑफ़र बस विवाह का होता है कि बेटी का उम्र हो गया है, आप अगर शादी नहीं करेंगे तो भाग जाएगी। ये उनका पहला टर्म होता है कि भाग जाएगी तो किसको मुँह दिखाने के लायक रहेंगे। सो एक अच्छा ऑफ़र आया है, पैसा भी देगा, गहना भी देगा, शादी का सारा खर्च भी उठाएगा, आपको एक पैसे नहीं लगेंगे। तो पूरा जो विवाह होता है ना, उसका सारे खर्च भी वो लोग ही बियर करते हैं और हाथ में कैश भी देते हैं। जिसको ₹200 का अभाव है, उसके हाथ में 20,000 आ जाएगा, तो उसके डिसीजन लेने की क्षमता तो ऐसे ही खत्म राइट, हो जाएगी। राइट। तो फिर क्या करते हैं, अनबन में फिर अपनी बेटी को वो हैंडओवर कर देते हैं। उसको कतई मतलब नहीं रहता है बेटी कहाँ जा रही है, नहीं जा रही है, बस आशीर्वाद दिया, बेटी चली गई। वो स्लीपर सेल का बस उतना ही काम होता है कि घर से उस बच्ची को निकाल के उस मीडिएटर को दे देना। और चूँकि वो जो दूल्हा है उसका भी यही काम है। कई मामले में देखा गया कि एक साथ वो लड़का अगल-बगल के 2 गाँव की लड़कियों को एक साथ टारगेट कर रहा था और एक साथ शादी करके लेके गया। तो उस लड़के का काम, क्योंकि वो भी तो दलाल है, उसका काम बस इतना होता है विवाह करना, ले जाके मेन टारगेट किसी, जैसे एक हमारे आगरा की बच्ची थी, उसको शादी करके लेके गया और आगरा में जाके उसको कोठे पे ले जाके बेच दिया। उसके बाद वो दूसरे काम में चला गया। तो ये नेक्सस जो है ना, वो एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। मतलब इस नेक्सस को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएँगे, तो जो कानून के ज्यूरिडिक्शंस की आपस में लड़ाई होती है कि ये मेरा ज्यूरिडिक्शंस नहीं है, लेकिन दलालों का कोई ज्यूरिडिक्शंस नहीं है। तो वो फिर वो इस तरीके से नेक्सस काम करता है। इसको वो हैंडओवर किया, उसको फिर आगे वो हैंडओवर किया, और उन लोगों में इतना डिस्टेंस मेंटेन होता है, इतना सीक्रेसी मेंटेन होता है कि उसको पहचानना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और फाइनली जब वो कोठे पे चली गई, या ज़्यादातर जहाँ पे सेक्स रेशियो, आपको समझना होगा कि जिन गाँव में हरियाणा के कुछ गाँव हैं हुँ। जहाँ पे बच्चियाँ जाती हैं, उसको पाड़ो बोलते हैं। पाड़ो? पारो। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो अगर आप मान लो मुझे ले गया गया और मुझे हुँ। पारो बोला जा रहा है, तो लोग समझ जाते हैं कि इसको खरीद के लाया है। ओह! आप तो जाएँगे ये तो हरियाणा में भी हो रहा है? हरियाणा में लड़कियाँ जाती हैं, हरियाणा से लड़कियाँ नहीं निकल रही। ओके। वहाँ हमारे यहाँ की बच्चियाँ जा रही हैं, उसको पारो बोलते हैं। हुँ। तो अगर आपको बोल दिए कि वो पारो है, तो आप समझ जाइए कि इसको खरीद के लाया है। और जिस लड़की का नाम पारो नहीं है, तो समझ जाइए कि उसको अच्छे से लेके आया, उसका काम ही है। अब वो जाएगी, देखिए 2 जगह जाती है, एक तो घरों में जाती है हुँ। और दूसरा जाती है कोठों पर। कोठों पे क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है। हुँ। घरों में जो जाती है उसका काम होता है कि दिन भर वो गधे की तरह काम करे, घर का टोटल काम करे, एक सर्वेंट बने रहे, और रात में उसका पति, उसका ससुर, उसके जितने इन-लॉज़ मेंबर्स हैं, उसके घर में जितने मर्द हैं, वो सब उसके घर में जाए, उसके रात में एंटरटेन करेंगे। मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, मतलब अ, द्रौपदी एक डिग्निफाइड वे में पुरुषों के साथ थी। पर आज की बच्चियों को जो द्रौपदी वाला जीवन जीने के लिए भेजा जा रहा है, आप समझ रहे हैं वो उनके साथ क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है? कई पति बनते हैं उसके साथ सोने वाला उसका सिर्फ़ हस्बैंड नहीं होता है, उसके ससुर भी होते हैं, उसका भाई भी होता है, कभी-कभी उसका पड़ोस। ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, ये जितनी बच्चियाँ वापस आती हैं, वो स्टेटमेंट देती हैं। क्या उम्र क्या होती होगी इनकी? 13 साल, 18 साल तो बहुत हो गया, 13, 14, 15, 16 ये एलिजिबल डेट्स हैं, उनके अलग मैट्रिमोनियल्स हैं। ये उनका एज ग्रुप है, क्यों? उसके भी कारण है, अगर ज़्यादा उम्र की लड़की हो जाएगी तो विद्रोह करेगी।
छोटी उम्र की बच्ची रहेगी तो उसको मार सकते हैं, पीट सकते हैं, उसको गाली दे सकते हैं, उसको बंद करके रख सकते हैं। कितने घर होंगे जिसमें इस तरह की बच्चियाँ कैद होंगी और चिल्ला रही होंगी मदद के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि पड़ोसी के घर में भी एक पारो आया हुआ है, उसके घर में भी पारो आया हुआ है। कभी-कभी अधेड़ उम्र के लोग रहते हैं, कभी बच्चा जनने के लिए लेके जाते हैं कि बेटा हुआ तो इसको भगा देंगे लात मार के। और एक सेकंड, आप बोल रहे हो कि पहले वो एक बच्ची जिसको पारो कहा, उसको बेटा अगर हुआ तो तो, बेटा रख के उसको भगा देते हैं। और वहां पे उनकी एक और बीवी होती है क्या जो ये हाँ, सब? पहले से बीवी होती है। पहले से बीवी होती है। अमूमन जितने भी लड़के यहाँ से ले गए थे सबकी वाइफ होती है, डिग्निफाइड वाइफ होती है। ये लेके जाती इनको लेके जाते हैं या तो बच्चा जनने के लिए या फ्री में घर के काम करने के लिए। कहा तो कोल्हू कोल्हू का जो बैल होता है उससे बदतर इनकी जिंदगी है। मैम, क्या जब वो बिहार से निकलती हैं तो 20,000 तो माँ के हाथ में रखती है, राइट? हाँ, फिर जो दलाल है इसमें, उसके उसके हाथ में भी XYZ अमाउंट रखा जाता होगा। अच्छे खासे पैसे 50,000 से 1,00,000 अच्छा, रुपया उसको और मिलता जब है। ये यहाँ पे आते हैं, जो जो उसको भी एग्जैक्ट पैसे मिलते हैं। जो खरीदार है वो कितने देता है ये इनके लिए, लड़कियों के लिए? मैंने कहा ना कि उम्र जितना कम जैसे होगा, 13 साल की बच्ची के लिए क्या क्या रेट लगाते 1.5 हैं से लोग? 2 लाख रुपया देते हैं एक शादी के और लिए। ये खरीदने कहाँ जाते हैं ये लोग? ये खरीदने जाते नहीं है, घर गाँव से किसी लड़की को ट्रैप करके उसके दरवाजे पे पहुँचा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, हाँ। मैं एक लड़का हूँ, मैंने कहा मुझे एक लड़की चाहिए, तो मैंने ये नेक्सस का तो सबको पता है ना कि कहाँ से आप खरीद सकते हैं। अच्छा, ये उस नहीं। उनको पता होता है कि कहाँ कौन आदमी काम कर रहे हैं जो लड़कियाँ लाके देगा, चाहे वो बिहार से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी हो। तो वो लाके मुझे देता है दरवाजे पर। लाइक होम डिलीवरी है ये होम प्रॉपर? डिलीवरी है ये जो सेक्स डिलीवरी का जो ये जो लड़कियां शादी के नाम पे जो घरों-घरों तक पहुंचा दी जा रही हैं ट्रैप करके, वो होम डिलीवरी सर्विस है, घरों तक पहुंचाते हैं। बस स्टैंड में नहीं हैंड ओवर कर देते हैं सब्जी का थैला कि तुम आगे लेके जाओ, उसको होम डिलीवरी होता है उसके घर पे। जो रेड लाइट्स एरिया में भी होम डिलीवरी होता है, और बाकायदा शादी करके ले जाके रेड लाइट्स एरिया में उसको दे देते हैं, पैसे लेके वो लड़का गायब। वो जीवन में फिर वो लड़के को नहीं देख पाती है वापस। उसी दौरान उसके कुछ बच्चे भी होते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक बच्ची की काउंसलिंग मैं कर रही थी और उसके हाथ में एक छोटा-सा बच्चा था। तो मैंने ऐसे पूछा कि मुझे ये पता नहीं था कि वो रेड लाइट एरिया से भाग के आई है। मुझे पता कि ट्रैप करके शादी के लिए लेके गए हैं। तो मैंने पूछा कि इसके इसके पापा? मुझे नहीं पूछना चाहिए था। बाद में मुझे बड़ा एहसास हुआ कि मुझे पूछना नहीं चाहिए। मैंने इससे पूछा कि इसके पिता? तो वो मेरी तरफ देखी और क्या मतलब क्या देखी, मेरे तो महीनों तक की नींद उड़ गई। उसने बोला कि मैडम, लास्ट बार जब हमारे कमरे में कोई आया था, तो कोई रिक्शा वाला था। उसको ये नहीं पता कि उसने जो फ़ीटस कंसीव किया, फ़ोर्सफुली सेक्स करके, उसने कंसीव किसके बच्चे को किए। और उसने ये भी बोला कि जितनी बार दीदी इसको देखते हैं ना, उतनी बार उस आदमी का चेहरा याद आता है। तो नफ़रत होता है कभी-कभी। आप सोचिए एक माँ का ये स्टेटमेंट कि जिसको वो बच्ची को होल्ड कर रही है, पाल रही है, उसको ये नहीं पता कि उसने कंसीव किसके थ्रू किया है, क्योंकि उसने बोला कि उसके पहले रिक्शा वाला आया था, उसके पहले ये आया था, उसके पहले तो उसी में से किसी का होगा। आप क्या डिग्निटी की बात कर रहे हैं उस महिला के साथ? वो जीवन भर उस बच्ची को सवाल उसके मन में जीवन भर होता होगा कि ये किसका बच्चा था, किससे मैंने कंसीव किया, और वो पाल रही है वो बच्चे के लिए। वो बच्चे को जन्म तो देती है, पर उसके प्रति हमेशा वो नफ़रत की भावना उस माँ के अंदर रहती है कि ये उसका बाय प्रोडक्ट है। मेरे साथ जो गैंग रेप किए गए, वो उसके बाय प्रोडक्ट है। आप एक बाय प्रोडक्ट को वो पालती है, सींच रही है वो। क्या सज़ा दे रहे हैं उस बच्ची का। एक और लड़की है हमारे पास, अभी तो वो बहुत सेटल कर गई है, काम करती है, मनिहारा का बिज़नेस कर रही है। उसने बोला कि दीदी, जब हम लोग प्रेग्नेंट हो जाते थे गलती से, तो हमारा एबॉर्शन किया जाता था, या फिर हमारी जो मैडम थी पेट में इतना लात मारती थी कि मिसकैरेज हो जाए। और वो बोली कि हम मेरा पीरियड्स आना बंद हो गया, तो हम समझे कि हम कंसीव कर गए, तो हम छिपा लिए। लेकिन दीदी कितना दिन छिपाते, 3 महीना छिपाए। उसके बाद लगा कि अब हम मेरे भी पेट में लात मार के ये सब। आप मानवता कहाँ चला गया कि आप एबॉर्शन करा दीजिए। आप उसको उतना लात मार रहे हैं कि बच्चा खत्म हो जाए। फिर वहाँ से भाग के किसी तरीके से वापस आए।
मतलब हम कितने गिर गए हैं एक औरत के प्रति, कि सिर्फ उसके शरीर में उसके ब्रेस्ट है, वेजाइना है, तो उसको टारगेट कर लेना है। इसके अलावा अगर ये 2 ऑर्गन उस औरत से हटा लिया जाए तो उसको कोई पूछेगा भी नहीं। इसका मतलब वो हिंसा की शिकार तब तक होगी जब तक उसके शरीर में उसका ब्रेस्ट या वेजाइना है। ये दोनों चीज हटा लिए तो हर माँ को यही करना चाहिए, तब वो बची हुई रहेगी। अब मानसिकता किस दृष्टि में लोगों की मानसिकता जा रही है कि वो विक्टिमाइज सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि उसके अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो महिलाओं के लिए, वो छिपे हुए बॉडी पार्ट्स के लिए जीवन भर टारगेटेड होती है। मतलब आप उन लड़कियों के साथ बैठेंगे ना तो आपको लगेगा कि हम कितने गिर गए हैं जो उसके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि फिर दोबारा दूसरे दिन से वो उसी तरीके से आपको काम करके दे। बहुत ऐसी बच्चियां हैं। एक तो बच्ची ऐसी है जिसने मना किया कि हम दूसरे के साथ नहीं सोएंगे, तो वो सिगरेट से उसके पूरे ब्रेस्ट को दागे हुए हैं। राजस्थान के कुछ इलाकों में हमारे यहाँ से बच्चियां गई तो उनको दिन भर दारू के ठेके में दारू बेचने के लिए लगाया जाता था। अगेन, क्योंकि वो तो एमआर है, लड़की अगर दारू बेचेगी तो कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे, तो दिन में सब दारू पीने के लिए आता था और रात में उसके साथ सेक्स करने के लिए आता था, और उसका हस्बैंड खुद पैसा कमा रहा था। ये कौन सा कल्चर है, ये कौन सी संस्कृति है, ये कौन सा संस्कार है, समझ के परे है। लेकिन आप क्या बात करेंगे, फिर से कोई लड़की विक्टिमाइज होगी और अगर उस परिवार को कन्विंस करने जाइएगा तो वो परिवार आपको कहेगा कि गरीब की बेटी है, उद्धार हो जाएगा, आप क्यों रोक रहे हैं विवाह को। अरे तुम समझो कि तुम्हारी बेटी किस नर्क में जाने वाली है, उसको उसको वो क्या झेलने वाली है। हमारे देश में, हमारे समाज में लाखों करोड़ों रुपया है शादियों में खर्चे करने के लिए, चंद पैसे उसकी शिक्षा के लिए नहीं है। चंद पैसे चाहिए उसको एक्सपोजर दो, उसको पढ़ाओ, उसको किसी पति की जरूरत नहीं है, सो कॉल्ड पति की जरूरत नहीं है। मैं एक और इंसिडेंस बताऊंगी कि शायद बोल चुकी हूँ, फिर भी चाहूंगी कि बोलना कि 14 साल की वो लड़की को सिर्फ इसलिए विवाह करके ले गए कि अ, बच्चे पैदा कर सके, और वहाँ जाके जब वो जन्म नहीं दे पाई तो उसको इतना मारा पूरे परिवार ने मिलके कि वो मेंटली पूरी डिस्टर्ब है। उसकी माँ को हम लोग सहायता कर रहे हैं ताकि उसको कोई टारगेट नहीं कर सके, क्योंकि अ, पेट को डेली भोजन चाहिए, वो भोजन का जुगाड़ कैसे होगा। तो बहुत ऐसी बच्चियां हैं जिनको सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, सिर्फ सोने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए, अपने वंश को बढ़ाने के लिए ले जाते हैं, और वो अपना पर्पस पूरा हो जाता है, इसको धकेल के भगा देते हैं। आपको जरूर लगता होगा कि ये सब ही जस्टिस के लिए क्यों नहीं जाती है, क्या जस्टिस इतना आसान है। मैंने एक बच्ची को कहा कि तुम केस करो, तो उसकी माँ ने ये कहा कि दीदी घर से कोर्ट का रास्ता आधे घंटे का है, वो पैसा कौन देगा, और दिन भर अगर कोर्ट कचहरी हम करेंगे तो रात में आके चूल्हा क्या चीज़ से जलाएंगे। इसी जोश और जुनून से चूल्हा नहीं जलता। उसकी माँ का स्टेटमेंट था कि दीदी आपके जोश और जुनून से मेरा चूल्हा नहीं जलने वाला, मेरा पेट नहीं भरने वाला। क्या हुआ, हो गया हो गया, उसके साथ जो हुआ हम सब भूल जाएंगे, लेकिन हमको कल से फिर खेत में जाना पड़ेगा ताकि हम घर को पाल सके। एक और बच्ची का मामला था, वो थोड़ी गोरी चिट्ठी थी, उसकी बच्ची के साथ, आप यकीन नहीं करेंगे, किशनगंज का मामला था। वो कोयला नहीं है, कोयला मुंह में रगड़ती थी अपना पूरा ऐसे, और अपनी बेटी को भी रगड़ती थी कोयला, कि कड़िया कुछ कुछ लगेंगे तो मर्द लोग टारगेट नहीं करेगा। तो वो भीख मांगती थी, उसको हमने रिहैबिलिटेशन में जोड़ा। लास्ट टाइम जब बाढ़ आया था, एक इलाका है अररिया में जहाँ पानी भरने पे चारों ओर
उसका घर टापू जैसा बन जाता है, चारों तरफ पानी भर जाता है। हमारे एक कार्यकर्ता है, सन्नी है, जो अररिया में ये रिहैबिलिटेशन का काम देखते हैं। वो बेचारा पानी क्रॉस करके हेल के जाता है उस बच्ची की मदद करने के लिए। उसने बोला कि पानी चारों तरफ बढ़ता है तो भी कमर तक पानी हेल के मर्द लोग आता है, क्या लेके? हाथ में अनाज लेके, आधा बोरा अनाज, कि आधा बोरा अनाज ले लो लेकिन हमको सोने दो तुम्हारे साथ। तो पानी जैसे जैसे बढ़ता है उन लोग का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता है। उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, गांव छोड़ के भाग जाओ। अब भागो भी कहाँ? फिर दूसरे नरक में। कहाँ जाएगी ये? कहाँ गुहार लगाने जाएगी ये? चूंकि आप औरत हैं, आप कहीं जाएंगे तो कहेंगे कि म्यूचुअल सेटलमेंट का मामला है, म्यूचुअल सेटल, हर आदमी आपको यही सजेस्ट करेगा कि म्यूचुअल सेटलमेंट का मामला है, सेटलमेंट कर लीजिए। पर उसने जो झेला है उसका कौन सेटलमेंट करेगा? वो विक्टिम होके भी जीवन भर कल्प्रिट बनती है, और जो कल्प्रिट है ये साले ऐसे घूमते रहते हैं। सॉरी मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं, पर जब बात करती हूँ तो बहुत गुस्सा लगता है, बहुत गुस्सा लगता है। एक्चुअली मैं ब्लैंक हो चुका हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है बट मैं ब्लैंक हो चुका हूँ। मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या क्या मतलब। मैं बहुत प्रिविलेज्ड आदमी हूँ। तो जो आप बता रहे हो वो मैंने सब ऐसे, एक मूवी है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव, उसमें एक औरत को किडनैप कर लिया जाता है और उसको दो आदमी रेप करते हैं, फिर साइमल्टेनियसली ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। तो जो चीज़ आपने पिक्चरों में देखी और फिर कोई उसको नजर से फर्स्ट देख। हैंड एक्सपीरियंस, मतलब मैंने बताया ना वो मेरी बहुत इमेजिनेटिव मेमोरी है, मैं देखने लगता हूँ चीज़ें। तो मेरे लिए अच्छा, मेरे लिए इमेजिन कर पाना भी बहुत मुश्किल है कि एक 13-14 साल की बच्ची, मतलब आई एम अज्यूमिंग उसकी हाइट इतनी होती होगी मैक्सिमम, राइट? एंड बिकॉज शी इज़ नॉट फुल्ली ग्रोन, सो उसके पार्ट्स भी, प्राइवेट पार्ट्स भी, आई डोंट थिंक, आई थिंक शी इज़ बेयरली चेस्टेड, मोस्ट ऑफ दीज गर्ल तो एंड। उसको इंजेक्शन दिया जाता है ना, जो गाय को इंजेक्शन देते हैं दूध आने के लिए, वो सारे इंजेक्शन उसको देते हैं जो रेड लैक्टेरियम बच्ची जाती है, ताकि उसके ब्रेस्ट डेवलप हो सके। उनको इंजेक्शंस दिए गए। पता है मुझे आज तक, मैं जितने भी सेक्स वर्कर से मिला हूँ या उनके जो हैंडलर्स थे जिनसे मैं मिला हूँ, बात करिए, क्योंकि वो शायद 30 साल की हो गई है, 26 साल की हो गई, राइट? वो मुझे पता नहीं हमेशा ही बोलती थी कि उनका ये जीवन है, राइट? और वो उन्होंने ना कभी मुझे से रिग्रेट या रिमोर्स नहीं दिखाया। तो मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि उनकी जो वो 13-14 साल वाली मेमोरीज हैं वो फ्लश आउट हो गई हैं, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो, है ना? देखिए एक वक्त आता है जब मैं एक बार कलकत्ता में जो मुंशीगंज है, जहाँ पे आपको शाम में लड़कियां खड़ी रहती है, महिलाएं खड़ी रहती हैं, और उनको पता होता है कि वो कस्टमर को बुला रही हैं, तो उनसे मैं बात करने के लिए गई थी। तो एक लेडी थी 45 एज की। मैंने पूछा उनसे तो उन्हें कहा कि 5 रुपए भी मिल जाए तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे घर चलाना है। आप इमेजिनेशन के बियॉन्ड है कि वो चूंकि उस एज में पहुंची है। बहुत पहले हमने एक रिसर्च किया था, किशनगंज में एक बहुत बड़ा खगरा मेला लगता है। खगरा जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ पे 2 इंसिडेंट्स बताना चाहूँगी जो लोगों को नहीं पता। दूसरे इंसिडेंट्स में हो सकता है वहाँ के लोकल लोग मुझे टारगेट करें, क्योंकि एक बार मैंने दैनिक जागरण को रिक्वेस्ट करके उस पे कवरेज कराया था, तो वहाँ के नेता ने मुझे बहुत थ्रेट्स दिए थे, लेकिन मैं बात करना चाहूँगी। तो खगरा एक बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया, वो मेला लगता है, तो जिधर इधर पशु बिकते हैं, इधर महिलाएं बिकती हैं। आज भी। आज भी, आज भी वो सबको पता है कि खगड़ा मेला में अगर रात में जाना है तो महिलाएं मिल जाएंगी।
जैसे ये पशु बिकते हैं ना, पशु बिकते हैं, वैसे महिलाएँ भी वहाँ अवेलेबल होंगी। तो हमने हमने रिसर्च किया था बहुत पहले, मेरे फ़ादर उसमें ज़िंदा थे। उन्होंने सारे रिलेट्स एरिया में घुसना, बाकी चतुर्भुज स्थान है आपके मुज़फ्फरपुर में, वो भी एक बहुत बड़ा रेड लाइट्स एरिया रहा है अपने समय में। अब तो बहुत सारे लोग काम करने लगे, लेकिन आज भी वहाँ पर जो सट्टे पे लड़कियाँ डांस करने जाती हैं, वो वहाँ से लड़कियाँ जाती। हमने जब उस लड़कियों से इंटरव्यू लिया, तो ये हो सकता है आप लोग भी जानते हैं, उन्होंने कहा कि जब डांसिंग ट्रूप्स में हम लोग जाते हैं, तो जैसे-जैसे रात होता है, वैसे-वैसे हम लोग को स्कर्ट ऊपर उठाना पड़ता है। उतने पैसे मिलते हैं, जितने स्कर्ट हम ऊपर की ओर उठाएँगे, उतने हमें पैसे मिलेंगे। तो वो उनका स्टेटमेंट था। जो रेड लाइट्स एरिया की बात हमने बताई, उसमें ये समझ में आया कि चूँकि हर लड़की को हर महीना अगर पीरियड्स होते हैं, तो 5 दिन पीरियड्स के दौरान पुरुष को बड़ा लगता है कि हम तो अछूत हो जाएँगे, तो वो सेक्स नहीं कर सकते। तो 5 दिन तो उसका बिज़नेस लॉस है। आप यकीन करेंगे, उन लड़कियों को पेट दर्द के मामले से, पेट दर्द के बहाने से ले गया गया, उनके यूट्रस निकाल लिए गए, ताकि अगर यूट्रस निकल जाएगा तो वो पीरियड्स नहीं होंगी। और जब किसी कम उम्र की लड़की को यूट्रस निकाल लिया जाता है, तो 30 आते-आते वो मेंटल एब्नॉर्मल हो जाती हैं, और जब वो पागल हो जाती हैं तो उनको भगा दिया जाता है कि भीख माँग के मर जाओ। ये हम लोगों ने स्टडी किया है कि पैसे के लिए इतने पागल हुए पड़े हैं कि उनका यूट्रस निकाल लेते हैं, ताकि वो पीरियड्स नहीं हो, ताकि वो कंसीव नहीं करे। 5 दिन उसका व्यवसाय नहीं खराब हो। एक और मैं बता रही हूँ कि वहाँ पे एक रिवाज है आदिवासी संथालियों में, झारखंड में भी है, खिच्चा विवाह। खींचा विवाह, छाता मेला लगता है आज भी। छाता मेला उनका ट्रेडिशन रहा, मैं नहीं कहती, मैं उनके ट्रेडिशन के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, वो उनकी परंपरा है, जहाँ पे अम्ब्रेला लेके लड़का खड़ा रहता है, आपने सुना भी नहीं होगा, छाता लेके खड़ा रहता है, और उसके नीचे कोई लड़की जाके अगर खड़ी हो गई, तो उसने उसको वर के रूप में चुन लिया। अब वो लड़की अपने घर में भी नहीं बोलेगी, चली जाएगी उसके साथ, और लड़का ले जाएगा, तो शादी करके फिर बाकायदा रखेगी, वो उनकी परंपरा है। अब उसको कैसे एक्सप्लॉइटेशन में लड़कों ने बदल लिया। हुँ। झारखंड से लड़के आते हैं हमारे यहाँ, छाता लेके खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ की इनोसेंट बच्चियाँ उन छातों को नीचे चली जाती हैं, उनको ले जाते हैं। ले जाके क्या करते हैं? अब तो उनको लड़की मिल गई, साल भर सेक्स करने के लिए उसको फ्री में एक औरत मिल गई, दिन भर काम करने के लिए एक औरत फ्री की नौकरानी मिल गई। अच्छा, उनका रिवाज है कि उस दौरान अगर वो कंसीव हो जाती है तो शादी करना पड़ेगा। तो उसको क्या करते हैं कि लोकल तारी या कुछ होता है, उसको डेली एक ढक्कन पिलाते हैं ताकि वो कंसीव नहीं करे। बच्चियों का स्टेटमेंट है, जो प्यूबर्टी के बाद जो बच्चियाँ, उनका स्टेटमेंट है। कई ऐसी बच्चियाँ जो वापस आईं, उसको भगा दिया जाता है साल भर के लिए कि तुम शादी के लिए एलिजिबल नहीं हो। 1 साल रह के उसका मानसिक, उसका शारीरिक हर शोषण करके उन लड़कियों को भगा दिया जाता है कि तुम शादी के लिए एलिजिबल नहीं हो, और एक बार अगर वो लड़की चली गई किसी लड़के के साथ, तो उसको कोई दोबारा घर नहीं बसाएगा। बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं अपने घर के दरवाज़ों पे किसी के इंतज़ार में। कोई इसको पूछने वाला नहीं है, कोई इसको शिक्षा से जोड़ने वाला नहीं है। कोई इसके लिए यू टर्न देने वाला नहीं है, कोई उसको दोबारा मौका देने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। मैंने बात करने की कोशिश की थी। मैंने कहा ना, दैनिक जागरण से स्पेशल कवरेज कराया था, इतनी धमकियाँ मिली। मैंने हिमाचल और उत्तराखंड में तो सुना है ये, कि वहाँ पे 50,000 या 1 लाख रुपए देते हैं। सुना है आपने ये वाला? हाँ, सुना है। और फिर वहाँ से वो शादी करके ले आते हैं यहाँ पे। हाँ, ले आते हाँ, हैं। ये भी लेजिट है? ये ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, मैंने तो पारो वाला भी एग्ज़ाम्पल दिया है, ये सभी हाँ। तो पैसे से ही लाए जाते हैं। एक बार एक मामला आया था सामने में, पूर्णिया करके एक ज़िला है, वहाँ पे संथाली आदिवासी इलाकों में, उस समय में एक एसपी वहाँ पोस्टिंग थे, बहुत अच्छे एसपी थे, उनके साथ हम लोग बहुत क्लोज़ली काम किया। तो पता चला कि, और वो पूरे उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क रहता है, तो ये पता चला कि कश्मीर से लड़के आ रहे हैं, खूबसूरत लड़के कश्मीर से आ रहे हैं, उन लड़कियों को शादी करके ले जाने के लिए। तो फैमिली को बड़ा प्राउड था कि हमें तो गोरा-चिट्ठा लड़का सब आ रहा है शादी करने के लिए। तो मैंने बोला कि कश्मीर में लड़कियों का अभाव हो गया है, कम पड़ गए हैं, जो यहाँ से लड़कियाँ जा रही हैं। पता किया तो सबको ट्रैप करके ले गए थे वहाँ पे,
इन कहाँ? सबको कश्मीर में, कश्मीर ले गए? कश्मीर लेके गए क्या थे। कराने? प्रोस्टिट्यूशन? यही चीज यहाँ से? यहाँ से। और सबको चूंकि शादी का नाम इसलिए दे दिया जाता है ना, ताकि वो लड़कों को रिगार्ड मिल सके। मैंने कहा ना कि तारनहार वर्ड आपने सुना है, तारनहार। हम्म मैंने कृष्ण किस भगवान को हाँ हाँ तारनहार मैंने कहते किसी थे। वही हाँ, हाँ तो ये सारे जो जितने भी बॉयज हैं ये तारनहार हैं, आपके दरवाजे पे आ रहे हैं तो आप जल चढ़ाइए। आपके बेटियों को ले जा रहे हैं तो उद्धार कर रहे हैं, आप समझ कैसे नहीं रहे हैं? वो आपका उद्धार करने आए हैं, जैसे आपके लिए जिसकी बेटी बोझ है। एक एक भिखारी ठाकुर का एक गाना है कि बोझवा तो कैसे लगी पार हो। मतलब ये लड़कियां, पहला किताब मैंने लिखा था बोझ दी बर्डन, मतलब ये जो ना शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, ये जो मेरे ऊपर जो बोझ है बेटी बन के, बस हमको ये मेरे सर पे है, हमको बस दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर देना है, उसके बाद उसके साथ कुछ भी हो। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन की जो मेंटालिटी है कि बेटी बोझ है, उसको बस खाली शिफ्ट कर देना है, अब जिसके मत्थे गई वो उसके साथ कुछ भी करे। तो इस मेंटालिटी में आप अगर रहेंगे तो आपके घर को क्यों नहीं नॉक किया जाएगा? लेकिन एक सवाल है, हमेशा पूछती हूँ कि ये कोई आदमी ये तय कर सकता है कि जब कोई त्रासदी समाज में आती है तो त्रासदी ये नहीं पूछती कि आप संपन्न हैं या गरीब हैं, आपके दरवाजे के अंदर वो घुसती है, ये भी एक सामाजिक त्रासदी है। ये मैन मेड डिजास्टर है। जैसे आप कहते हैं ना बाढ़, ये प्राकृतिक डिजास्टर है। ट्रैफिकिंग एक कंप्लीटली मैन मेड डिजास्टर है। अगर आपने इसके खिलाफ काम नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं कि आपके भी दरवाजे को वो नॉक किया जाएगा, क्योंकि त्रासदी पूछ के तो नहीं आता कि आप भैया संपन्न है। क्या शहरों में लड़कियां ट्रैप नहीं हो रही हैं? अभी रिसेंट का डेटा है, आप देखिए इलोपमेंट में सबसे ज्यादा लड़कियां गायब हो रही हैं। ये फोन पे इसकी बात कीजिए ना, ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी की जो हम बात कर रहे हैं, पर इसके जो थ्रेट्स हैं उसको कौन बताएगा? आपने तो बोला कि 5G दे देंगे, 6G दे देंगे और फलाना ठिकाना क्या दे देंगे, पर उसके जो साइड इफेक्ट है। जब गांव में मैं जाती हूँ ना तो पुरुष बोलते हैं कि हम लोग तो लड़कियों की गार्डिंग कर रहे हैं, दरवाजे पे बैठे हुए हैं लाठी लेके, हमारी बेटियां घर में, हम तो निकलने नहीं देंगे। भैया, फोन कॉल से आपके घर में दलाल घुसा पड़ा है, आपके बेडरूम में दलाल आपकी बेटी को टारगेट कर रहा है। मिस कॉल पे कितनी लड़कियां गई हैं? क्या बात मिस कर कॉल पे, एक सेकंड मिस कॉल पे। समझाना आप मुझे ये मैं कह रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि हम तो भैया बहुत पैट्रियार्कल है, हम तो अपनी बेटी की पढ़ाई क्लास 6 के और बाद ये नहीं करेंगे। टारगेट कर रहे हैं उन्हें मतलब टारगेट कर रहा है, टारगेट कर रहे हैं राइट टेक्नोलॉजी आधारित हाँ टारगेट पे मैं बात कर रही थी, क्योंकि अब समय बदल हम्म रहा है, इस पे बात करने की जरूरत है। आपने फोन दे दिया, पढ़ाई के लिए आपके पास पैसे नहीं है, रिचार्ज करने के लिए पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाते ओके हैं, ठीक है? तो आपने फ़ोन दे रखा है और आपने ये कहा हम तो अपनी बेटी को गार्डिंग कर रहे हैं, हम उसको ग्रेजुएशन करने नहीं भेजेंगे क्योंकि बेटी भाग जाएगी। आप घर में बैठे हो, लड़कियां फ़ोन चला रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मैंने अभी केस लास्ट ईयर हैंडल किया है, मैं उसको बताती हूँ कि बच्ची को पढ़ने के लिए दूसरे पूर्णिया ज़िले में भेजा, कटिहार की बच्ची थी। मिस कॉल पे उसको एक लड़के से दोस्ती होती है और रोज़ के दिन जैसे वो हॉस्टल से जाती थी, कोचिंग से घर, कोचिंग से आने के बाद वो अचानक गायब है। केस हमारे पास आता है, हेमंत हमारे दलित के बड़े नेता है, हमारे साथ हैं, सीनियर मेंबर है, तो उनके पास केस आता, फिर हम लोग लोकल थाना मोबिलाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं। पता चलता है कि वो लड़का लेके भाग के उसको वेस्ट बंगाल चला गया। और फिर लड़की तो वापस आ जाती है क्योंकि हम लोगों ने प्रेशराइज किया तो रेस्क्यू होता है, लेकिन कारण यही बना कि सोशल मीडिया से उसको, फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती हुई, उसके बाद उसने बात करने, और वो लड़की कभी मिली भी नहीं उससे, बस उसको इतना कहते हैं कन्विंस किया फ़ोन पे कि तुम क्या यहाँ कर रही हो, हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ना जाने कितने डायलॉग्स के आधार पे वो उसके साथ चली गई। फिर उसका जब पुलिस में गया तो ट्रेस किया गया कि वो कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल के एक होटल में उसको लेके रखा था, और अगर नहीं आता तो उसको बेच देता। ये उत्तरी दिनाजपुर और वो जो इलाके उन सब में बेच देता। कहाँ पे उत्तरी दिनाजपुर जो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर्स हैं, जो नेपाल की तरफ हाँ कनेक्ट हो जाता है हाँ, वो वहाँ बेच देता। ओपन बॉर्डर है क्योंकि वो हाँ, पूरा का वो पूरा वहाँ बेच देता। हमने हम्म तो ये तो आपको मैं बता रही हूँ कि बिहार की बात। आप हम्म सीमावर्ती ट्रैफिकिंग की बात कीजिए ना, हम लोगों ने उस पर भी काम किया। बताइए बताइए
नेपाल से लड़कियों का चूँकि इंडिया और नेपाल में ओपन बॉर्डर से तो किसी वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और बहुत ऐसे रास्ते हैं जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा आप हाँ, तो वहाँ से हम लोगों ने काफ़ी काम किया उसमें इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग पे और वहाँ से लड़कियाँ जब वहाँ का आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो भारत रूट बनता है। सिर्फ़ रूट बनता है कुवैत जाने के लिए क्योंकि इंडिया आना आसान है। क्या तो क्या एक सेकंड क्योंकि आप बोल दो मैं बता रही हूँ जैसे इंडियन जो ट्रैफिकर हैं वो नेपाल गए लड़के नहीं लड़के मत बोलिए सो कॉल्ड हैंडसम एलिजिबल बैचलर्स यस मतलब और उसकी पर्सनालिटी भी सुंदर रहती है वो दलाल ऐसे वैसे नहीं मिलेंगे वो खूबसूरत इतने मिलेंगे कि आपको लगेगा अरे हमको तो शाहरुख खान मिल गया भाई वो वाली मेंटालिटी में रहते हैं लड़के तो उसको लव अफेयर के नाम पे आपको ये कन्विंस किया फिर लड़कियों को तैयार किया उन लड़कियों को लेके आते हैं आपको इंडिया उसके बाद वो जो बॉर्डरिंग साइट्स है वो घर सारे आपके बने हुए हैं टेम्पररी शेल्टर होम वहाँ पे उन लड़कियों को बकायदा रखा जाता है मैं ये बात हवा में नहीं कर रही हूँ रजिस्टर्ड केस है जिसमें वहाँ के एसपी इन्वॉल्व थे रेस्क्यू में मेरे साथ मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जो हवा वाली बात होगी उसके बाद उनको वहाँ रखा जाता है वहाँ पे उनका वीज़ा पासपोर्ट सब तैयार किया जाता है अभी वो उसी जगह पे है बॉर्डर के घरों में अब वो जितने घर हैं उन सबको बकायदा पेमेंट किया जाता है कि आपको 5 दिन के लिए लड़कियाँ रखनी है क्योंकि वो शहर में घुसेंगे तो हो सकता है बात करें कहीं और पुलिस कुछ के साथ हाँ पता चल जाएगा तो वहाँ पे रखते हैं लोकल रेसिडेंट है और वहाँ से उन लड़कियों की प्लानिंग होती है कि वो कहाँ जाएगी मतलब कुवैत जाएगी या किस भी कंट्रीज में जाएगी वहाँ पे बकायदा वहाँ से प्लानिंग होती है और वहाँ से फिर उनके प्लानिंग के अनुसार ये सारी नेपाली लड़कियों को दूसरे कंट्रीज में डिपोर्ट कर दिया जाता है यहाँ पे कई मसाज पार्लर्स अब तो सरकार बहुत कॉन्शियस है अब सारे मसाज पार्लर्स हैं उसमें देखेंगे नेपाली लड़कियां काम कर रही हैं वो ऐसे ही कन्विंस करके लाई गई हैं हमारा दो कंट्री जुड़ा हुआ है नेपाल और बांग्लादेश बांग्लादेशी लड़कियां जैसे बांग्लादेशी लड़कियों से हमारा चेहरा बहुत मिलता है तो बांग्लादेशी लड़कियां आइडेंटिफाई नहीं होती हैं जब वो इलीगल रूप से भारत लाई जाती हैं सारी नेपाली लड़कियां आइडेंटिफाई हो जाती हैं कई बार आप घरों में देखेंगे कि ये बांग्लादेशी लड़कियां इलीगली रह रही हैं क्योंकि आप किसी के घर गए तो कोई यहाँ बस चाची है तो आप थोड़ी कहेंगे आई कार्ड दिखाओ वोटर आई कार्ड दिखाओ नहीं कहते हैं लेकिन कोई नेपाली लड़की अगर घर में मिल गई तो आपको अरे ये तो नेपाल तो नेपाली लड़कियां हाउसमेट्स में नहीं आती हैं नेपाली लड़कियां सारी जाती हैं आपको मसाज पार्लर्स में और ये जितनी बांग्लादेशी लड़कियां हैं वो सारी जाती हैं आपको घरों में मेड्स टाइप के और वो पुरुष सब ला के रखते हैं अब देखिए ना कि कितना उनकी प्लानिंग जो है रणनीति क्योंकि नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिलेशन है तो ये रोटी बेटी वाला जो रिलेशन है किस तरीके से उनके ट्रैफिकिंग के लिए काम हमने एक साथ 7 लड़कियों को रेस्क्यू किया था उन सबको नेपाल से ट्रैफिकिंग करके पूर्णिया में रखा गया था और वहाँ पे मैं सर का नाम नहीं लेना चाहूँगी लेकिन उन्होंने बहुत हेल्प किया उन लड़कियों को रेस्क्यू किया और चूंकि ये मामला बहुत ज़्यादा क्योंकि दलाल बहुत एक्टिव होते हैं ना वो कब आप पे टारगेट करेंगे तो सर ने बहुत ब्रेन लगाया और एम्बुलेंस से उन लड़कियों को निकाला गया वहाँ से एम्बुलेंस से निकाल के फिर उनको नेपाल के जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे उधर भी बहुत सारे ओरक नेपाल है एबीसी है मैती है ये लोग काम करती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे का उनको फिर हम लोगों ने हैंड ओवर किया तो इस तरीके के कई मामले रेस्क्यू ऑपरेशंस में हम लोग इन्वॉल्व रहे हाँ उस समय में मोस्ट वांटेड ट्रैफिकर पकड़ाई थी अंजना राय वो इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड ट्रैफिकर उसने खुद एक्सेप्ट किया कि उसने अपनी बेटी को भी बेचा आप अगर आप गूगल करेंगे ना अंजना राय मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल लेडी ट्रैफिकर उसको हम लोगों ने अरेस्ट करवाया था जिसको कोई नहीं अरेस्ट कर पाया अंजना राय बेटी को ट्रैफिक करा उसने उसको अपने भी किया था तो और भी एक दो मुझे इसका नाम याद है क्योंकि वो लेडी थी तो फिर तो इस तरह के कई मामले मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल विमेन ट्रैफिकर आप कहेंगे तो वो नेपाल से थी ANJANAIRAI हाँ ह्यूमन ट्रैफिकर हाँ कुछ मिला
इस ये इसमें से कोई नहीं, मुझे फेस उसका याद नहीं है अच्छा और ऐसे किसी का फेस मैं नहीं ये कर सकती। नहीं एक्चुअली ये किसी ने फेसबुक पे पोस्ट डाला हुआ है, क्या? दिस इज अंजना राय 18 ईयर ऑफ एज एंड मिसिंग। नहीं नहीं, नहीं, ये तो नहीं, मिसिंग नहीं, हाँ। अच्छा नहीं उसका कोई आ नहीं रहा है अंजना राय ह्यूमन हाँ, ट्रैफिकर। मेरे पास उसके अच्छा खिलाफ बट एफआईआर मैं लॉन्च नहीं किए नहीं हुए कोई थे। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी बेटी को उसने क्योंकि बहुत अच्छे ऑफर मिलते हैं ना। मेरे मेरे दो सवाल आप प्लीज उनको हाँ या ना में बोलना ताकि ये पता लग जाए, ये जो लड़के लड़कियों को सपने दिखा रहे हैं ऐसे, एक तो इन जनरल मिल जाते हैं राइट, हम्म। और एक जैसे आपने बताया मिस कॉल वाले, हम्म। ये लड़कियों को इस पे सतर्क रहना चाहिए ना मेरे हिसाब से, तो आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल भी जिस तरीके से पूरी सोसाइटी एक तकनीकी ज्ञान की तरह बढ़ रही है, लेकिन तकनीक का क्या साइड इफ़ेक्ट है, उस पे भी सेशंस होने चाहिए। ख़ासकर कॉलेजेस में, स्कूल में आप अपने बच्चों को जब ये स्मार्टफ़ोन दें, तो आप उनको स्मार्ट भी तो बनाइए हैंडल करने के लिए। आपने तो स्मार्ट बनाया नहीं उनको, उनको बस दे दिया। और सबको पता है कि सब लड़कियों के हाथ, आप गाँव जाइए तो अब गाँव पहले जैसा नहीं दिखेगा, हर लड़की के हाथ में एक स्मार्टफ़ोन होगा और वो लड़कियाँ सारे सोशल मीडिया पे हैं। गाँव में ये ज़्यादा क्रेज़ है सोशल मीडिया पे रहने के लिए। और एक क्रेज़ और है, हम्म ये जो जितने एकता कपूर के सीरियल हैं, हम्म वो सारे उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। उनका जो हेयर स्टाइल या बाकी चीज़ें देखेंगी, वो सब उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। जो जितने सो कॉल्ड सीरियल्स हैं, उन सीरियल्स में दिखाते हैं ना कि आप इतनी खूबसूरत साड़ी पहने, ज्वेलरी पहने, पफ बनाए हुए हैं, बड़े इयररिंग्स। तो शहर से ज़्यादा गाँव इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है आपके टीवी से, और उनको लगता है कि हम अगर चले गए मुंबई, तो हम भी एक दिन ऐसे ही हो जाएँगे। मैम ये एक बात और बता दो आप मुझे कि क्या ये पॉसिबल है कि शहर में भी ट्रैफिकिंग है, ये शहर? बिल्कुल है, शहर में मैंने कहा ना कि वो जो सडन इलॉपमेंट का मामला है, हम्म जहाँ पे लड़कियाँ अचानक गायब हो जा रही हैं, ये सारे वैसे ही केस है। आप अगर किडनैपिंग के मामले को देखिए, जो आपका जो सरकारी आंकड़े हैं, उसमें भी आप कहेंगे कि मैरिज के नाम पे सबसे ज़्यादा लड़कियाँ ट्रैफिकिंग की जाती है। बिहार और यूपी उसमें नंबर 1 है। आपका डेटा कहता है, आपका सरकारी डेटा कहता है। आप छोड़ दीजिए, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन की डेटा की बात नहीं कीजिए। आप उसकी डेटा क जो गवर्नमेंट का डेटा है उस एनसीआरबी का नेशनल क्राइम हाँ, रिकॉर्ड ब्यूरो हाँ, बोलता है। एनसीआरबी का डेटा हाँ आपको कहता है कि लड़कियाँ हम्म इस तरीके से ट्रैप की जा रही हैं, टारगेट की जा रही हैं और सडन वो गायब हो जा रही हैं। अब देखिए मामला क्या होता है कि जब लड़कियाँ अचानक चली जा रही हैं, तो माँ-बाप क्या कर रहे हैं, उसको किडनैपिंग में लॉन्च करा दे रहे हैं। तो आप दिखा रहे हैं कि किडनैपिंग का मामला बढ़ गया। अरे वो तो सडन इलॉप की हैं। तो वो उस तरीके से काम करता है। तो एनएचआरसी जो आंकड़ों को ले हम्म रहा है, वो किडनैपिंग का ले रहा है, जबकि ये किडनैपिंग नहीं है अचानक। ये लड़कियों को कन्विंस करके लव अफेयर के नाम, गाँव में से जो लड़कियाँ जा रही हैं, वो लव अफेयर के नाम पे नहीं जानती है, वो मैरिज के थ्रू जा रही हैं। शहर में जो लड़कियाँ गायब हो रही हैं, वो लव अफेयर एंड जॉब एम्प्लॉयमेंट के नाम पे जा रही हैं। अब गाँव में लड़की को तो नहीं कहेंगे ना कि मुंबई तुमको इस कंपनी में नौकरी दिला देंगे। उसकी गाँव की लड़कियों के लिए अभी भी प्रायोरिटी विवाह है। तो हम्म विवाह के नाम पे कन्विंस करते हैं। शहरों में जो आते हैं, जो अर्बन स्लम्स की बात कर रहे हैं, हम अर्बन स्लम्स की बात कर रहे हैं। अर्बन स्लम्स में जो टारगेट कर रहे हैं, उनको जॉब के नाम पे या फेयर के नाम पे, और वो भी टारगेट कब कर रहे हैं, घरों की लड़कियों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। वो जो मध्य वर्गीय या ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चियां आके हॉस्टल में पढ़ती हैं, वो हॉस्टल वाली बच्चियों, क्योंकि उनको जानते हैं कि पेरेंट्स नहीं है तो आसानी से निकल रही हैं, बाहर जा रही हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जा रहा है, मैंने उनके रहने का सब चीज़ चेंज हो जा रहा है, तो उनको आसानी से टारगेट और ट्रैप करते हैं। तो ये बेसिक चेंजेस है। लड़के जो ट्रैप हो रहे हैं, वो चाइल्ड लेबर के नाम पे हो रहे हैं, और लड़के जो बिहार से टारगेट हो रहे हैं, ये गया, ये वाला इलाका जो है, गंगा के इस पार और गंगा के इस पार का खेल है। गंगा के उस पार जिधर की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ से विवाह के नाम पे लड़कियां जा रही हैं, और गंगा के इस पार की बात करें तो लड़के चाइल्ड लेबर के नाम पे ले जाते हैं, जो आप हर दूसरे दिन सुनने के लिए आता है कि इतने बच्चे रेस्क्यू किए गए, इतने बच्चे। तो लड़के जो जाते हैं, हुजूम में जाते हैं, एक साथ 20 लड़कों को ले जाता है, टारगेट कर पढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। लड़कियां इंडिविजुअल ट्रैप हो रही, शादी तो 4 के साथ नहीं कर सकता है। अच्छा, चाइल्ड लेबर के नाम पे जो रेस्क्यू हो रहा है, उसको एक कवरेज मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, सब जगह बात हो रही है, लेकिन विवाह के नाम पे जो जा रहे हैं, वो सोशली एक्सेप्टेड क्राइम है।
समाज के द्वारा एक्सेप्टेड शोषण, जिसके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कहेगा कि गरीब की बेटी का उद्धार हो रहा है तो आप क्यों बोल रहे हैं, मेरी बेटी भाग जाएगी तो आप ही रिस्क लीजिएगा। ये पहला पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मेरी बेटी भाग जाएगी तो आप भी, शादी के लिए ज़्यादा उम्र हो जाएगा, लड़का नहीं मिलेगा तो आप दीजिएगा पैसा, क्योंकि कम उम्र में अगर कोई आता है ऑफर तो उसको तो पैसे भी मिल रहे हैं ना। पर अभी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं वो फर्स्ट जनरेशनल लर्नर्स हैं। अभी बैच निकले हैं जो फर्स्ट जनरेशनल ग्रेजुएट्स हैं। वो अभी ITI क्लैट आदिवासी समाज की एक बच्ची है खुशबू, वो पहली है पूरे इलाके में आदिवासी में जिसने ITI क्लैट क्लियर किया है। सलूट होना चाहिए, और सलूट उन लोगों को भी होना चाहिए जो उसके पीछे लगे पड़े हैं, नहीं तो उसको खिच्चा विवाह में ट्रैप करके ले जाते, क्योंकि आदिवासी समाज की बच्ची है। एक रोल मॉडल बनाइए, आपको कुछ नहीं करना, आप एक एग्जाम्पल दीजिए, और लड़कियां उसके पीछे पड़ जाएंगी कि मुझे भी ये करना। हम एग्जाम्पल्स ही गलत सेट करते हैं। हम क्या एग्जाम्पल्स सेट करते हैं, उसकी बेटी का शादी हो गया, वो इतने गहने लादे पड़ी है, तुम भी वैसे घर में जाओ। हम सिखा भी तो डेली वही रहे हैं, बेसन लगाओ बेसन लगाओ, सीख हम बेसन का दे रहे हैं कि बेसन लगाओ, चेहरा चमकाओ तो अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो समझ में नहीं आता। अच्छे घरों में भी यही मैसेज है कि बेसन लगाओ, फेयर एंड लवली लगाओ और अच्छा लड़का पाओ, फेयर एंड लवली लगाओ, अच्छा लड़का पाओ, यही ऐड चलता है हर घर में। तो जहाँ पे ये ऐड चलेगा, आप किस बदलाव की बात करें? आप तो परवरिश में भी दिन रात उसी को सिखा रहे हैं। कद काठी, लंबाई चौड़ाई मोटाई, इसके आधार पे लड़कियों का ये हो रहा है। ये जो जितने मैट्रिमोनियल साइट्स है उसमें से लड़कियां ट्रैप नहीं हो रही हैं। कितने सारे मामले हैं जहाँ पे ये मैट्रिमोनियल साइट, तो सबसे बड़ा दलाली का अड्डा आपका ये मैट्रिमोनियल साइट से, उसको सरकार को कंप्लीट बंद करना चाहिए। जब वो कसम से मैं जो ऐड देखती हूँ ना, सुंदर लड़की चाहिए, आपने भी देखा होगा, गोरी चिट्ठी लड़की चाहिए। गोरी चिट्ठी लड़की चाहिए तो काली कहाँ जाएंगी? पूजने के लिए काली माँ का जाओगे, घर में तुमको गोरी चिट्ठी चाहिए तो वो कहाँ जाएंगी? तो तुम जब इस तरीके से करोगे तो उनको दलाल है बैठे ट्रैप करने के लिए। तो आप देखिए ना, जितने ऐड है उन सब में देखिए, आप मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप मैट्रिमोनियल साइट एक भी खोल के एग्जाम्पल देखिए, उसमें लिखेगा 5 फुट 4 इंच 3 इंच की लड़की, दुबली पतली और रंग स्वर्ण होना चाहिए। ये ऐड निकलते हैं मोस्टली। फैमिली सब कुछ चाहिए बेटा आपको, हर चीज़ आपको मिलेगा एकदम थाली में परोस के, ऑब्जेक्ट है। तो हमको वो चाइना वाला मैं कुछ वीडियोस देखती हूँ, चाइना में वो लड़कियों को तैयार कर रहे हैं ना, एकदम वो ऐसे स्लिम लड़कियों को ले जाओ भाई, उसको ही उठा उठा के घर हम लोग को बकस दो। मैं तो यही कहूँगी सारे लड़कों को, वही उठा के ले जाओ, चाइनीज़ जो बना रहे हैं अभी नकली तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के अनुसार। मैं इसलिए कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये मानसिकता लड़कियों को ट्रैप कर रहे हैं भाई, इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको ईजी विक्टिम बना रहे हैं। मत करो, तुम्हारे घर में भी बहन है, तुम्हारे यहाँ भी भाभियाँ हैं, तुम्हारी भी माँ है। कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। और यही बात है, मजेदार बात है ना कि बदलाव सब चाहता है पर अपने घर से नहीं। सबको इंदिरा गांधी चाहिए लेकिन पड़ोस में। खुद को इंदिरा गांधी बहुत अच्छी लगती है उसके जीवनी को पढ़ने में, लेकिन अपने घर की बेटी अगर और अपने घर की बहू पत्नी इंदिरा गांधी बन जाए तो आपको पचेगा नहीं, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बदलाव की गिनती 1 2 3 4 करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ से शुरू करो बॉस, यहाँ से। ये जो जिगड़ा है ना, जिंदा रहने का मतलब ये नहीं कि आपकी सांसें चल रही हैं, जिंदा रहने का मतलब आपका यहाँ जिगड़ा जिंदा होना चाहिए और कलेजे में वो ताकत होनी चाहिए कि इस मुद्दे पे आप काम कर सके। ये सोफिस्टिकेटेड काम करना बंद करो यार।